देखिए, पिछले 2 वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का, संविधान का, उसमें हमने आपको भारतीय संविधान के संदर्भ में कई बातें बताई थी और अब हमें किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या उसमें शामिल किए गए थे, कितनी समितियां थीं, कहाँ कहाँ से संविधान के प्रावधान लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब हम आपको इस भाग में ये बताएंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। एक बात कहना चाहेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा डिटेल हो जाता है और मुझे लगता है कि पढ़ाते समय डिटेल करना आवश्यक होता है। मैं क्लास में भी ऐसे ही आप लोगों को और लोगों को पढ़ाता रहा हूँ, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चे को समझा के पढ़ा रहे हैं। तो उसमें अगर समझाते समय कुछ डिटेल हो जाता है तो वो आवश्यक समझता हूँ मैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाते पढ़ाते ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए। अब देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला देखिए, भारतीय संविधान का सबसे विस्तृत होना, यानी विश्व का सबसे, इसको कहेंगे सबसे विस्तृत संविधान, पहला तो यही हो गया। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, इसको कहेंगे नम्य और अनम्य का मिश्रण। चौथा, वयस्क मताधिकार। पांचवा, एकल नागरिकता। छठा, मूल अधिकार। सातवां, नीति निर्देशक तत्व। ये 7 और भी विशेषताएं हैं। इसके बाद जो है आपका हो जाएगा आपात उपबंध, ये हो गया, इसको 8वां कहेंगे। और 9वां आपका हो जाएगा पंचायती राज। तो इस तरीके से विशेषताएं, तो पूरा विशेषताओं से ही भरा हुआ है, लेकिन ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। अगर 1-2 छूट भी जाएगी तो उसको हम बता देंगे, लेकिन ये है कि जैसे जैसे याद आता जाएगा। तो इस तरीके से पहला आप देखिए, विस्तृत संविधान। हमने आपको कल बताया था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइवर जेनिंग्स ने यह कहा था कि भारतीय संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। इस चीज को वो भी मान रहे थे। जिस समय देश का संविधान बना उस समय भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। आज की तारीख में इसकी संख्या बढ़ गई है और उसमें लगभग 444 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसके बारे में, अलिखित संविधान के बारे में हम बता ही चुके हैं और सारी चीजें। अब देखिए, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरा, लिखित संविधान, ये हम बता ही चुके हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। नम्य और अनम्य का मिश्रण, इसको देख लीजिए। नम्य और अनम्य का मिश्रण जब संविधान बना तो ये भाई जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, देश आगे चलेगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें जोड़नी पड़ेगी और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया संविधान संशोधन का। ये देखिए, संविधान संशोधन जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अब इसको अगर आप लोग उतार लिए हो तो हम फिर उसको छोड़ दें। तो इस तरीके से इसको कुछ चीजें मिटा देते हैं, फिर याद आता है कर रहे हैं। तो देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि
ये पॉइंट्स हो चुका है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि अब किस तरीके से संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करते हैं। तो देखिए ये आपकी संसद है। संसद के अंतर्गत हमने बताया था दो चीजें हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो संविधान में संशोधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ये सब चीजें जो है बड़े साधारण तरीके से संशोधित हो जाती है। कैसे संशोधित हो जाती है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हो वो प्रस्ताव पास कर दें, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में भी जितने सदस्य हों वो प्रस्ताव पास कर दें और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दें, संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब प्रस्ताव की शुरुआत आप चाहे लोकसभा से शुरू करें और चाहे राज्यसभा से शुरू करें। अगर किसी प्रस्ताव पर संशोधन होना होता है तो अगर लोकसभा से चाहे तो लोकसभा से शुरू हो सकती है, राज्यसभा से चाहे तो राज्यसभा से शुरू हो सकती है। लेकिन अब जब हम कहते हैं जितने भी सदस्य उपस्थित हों, तो जितने भी सदस्य उपस्थित हों इसका अर्थ होता है कि कोरम का होना आवश्यक होता है। कोरम का मतलब ये होता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10, इसको कोरम कहते हैं, न्यूनतम उपस्थिति। अगर इतनी उपस्थिति नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी, बैठक नहीं होगी। जैसे देखिए लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है। 552 का मतलब 55 लगभग 56 मान लीजिए, तो 56 सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है, यानी लगभग 25 सदस्य न्यूनतम उपस्थित ही होनी चाहिए। इससे कम नहीं होगा, इससे कम होगा तो मीटिंग ही नहीं होगी, बैठक ही नहीं होगी। तो इतने सदस्य उपस्थित होंगे और इससे ज़्यादा ही होंगे। और जितने भी उपस्थित हैं, मान लीजिए 50 सदस्य यहाँ उपस्थित होते, यानी 26 प्रस्ताव का समर्थन कर दें। यहाँ पे 56 यानी जिस दिन वोटिंग हो रही है 60 सदस्य उपस्थित हैं, 31 समर्थन कर दें। तो इसका मतलब ये हो कि जितने भी सदस्य उपस्थित हों उसके आधे से अधिक प्रस्ताव का समर्थन कर दें तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा से ही शुरू हुआ है और राज्यसभा में उस दिन 50 सदस्य उपस्थित हैं, 26 ने समर्थन कर दिया, प्रस्ताव पारित हो गया। लोकसभा गया, लोकसभा में उस दिन 60 सदस्य उपस्थित हैं, 31 ने समर्थन कर दिया, प्रस्ताव पास हो गया। फिर राष्ट्रपति जी के पास गया और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, संविधान संशोधन हो गया। तो बड़ी आसानी से हो गया, इसीलिए ये नम्र है यानी लचीला है। अब आ जाइए अगर विशेष बहुमत से हो, विशेष बहुमत का मतलब ये हो जाता है कि कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हैं, यानी जैसे 250 है ना तो कम से कम 125 उपस्थित हों। यहाँ पे 552 है ना तो कम से कम 175 उपस्थित हों। मतलब वो जो कोरम 1/10 का होता है न्यूनतम उपस्थिति, वो अब बढ़ गई। अब हो गया कि नहीं, कम से कम आधे उपस्थित हों और जितने भी उपस्थित हों उसके 2/3 से अधिक उस प्रस्ताव को पास करें। यहाँ पर इसके 2/3 से, तो साधारण बहुमत में क्या होता है कि जितने भी सदस्य उपस्थित हों उसके आधे से अधिक प्रस्ताव पास कर दें, बड़ी आसानी से संशोधित हो गया। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होता है कि जितने भी सदस्य नहीं, उसमें कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हो और उसके 2/3 से अधिक उसको प्रस्ताव को पारित करें तो विशेष बहुमत से हो गया। एक और प्रकार का विशेष बहुमत होता है, अब उसको हम सारी डिटेल जब बताएंगे अगला चैप्टर, ये चैप्टर बताएंगे तो उस चैप्टर में कर देंगे। फिलहाल इतना जानिए कि नम्य और अनम्य का मिश्रण होता है। अब आइए कि वयस्क मताधिकार। देखिए वयस्क मताधिकार क्या होता है, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय वोट डालने का अधिकार उन भारतीय नागरिकों को था जो वयस्क हो चुके हों, यानी जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो। लेकिन 1989 में, इसको देखिए 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, और उसके तहत वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष, ठीक है। तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने का अधिकार उनको दिया गया जो 18 वर्ष के हो गए थे, 21 वर्ष वाला प्रावधान हट गया था। तो वयस्क मताधिकार ये एक बड़ी विशेषता थी, ठीक है। अब इसके बाद आइए अगला
एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता और उसको राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में जो नागरिकता है वो हम लोगों ने ब्रिटेन की तरह लिया है, मतलब एक ही नागरिकता है, सब भारतीय है, चाहे कोई भी किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, सब भारतीय ही कहलाते हैं। आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है ना नागरिकता, तो आप लिखते हैं भारतीय, तो नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता है और वो है हम सब भारतीय हैं। अब आइए मूल अधिकार, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे जब इसका चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मूल अधिकार के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है, जितनी बार पढ़ सकें उतनी बार आप इसको पढ़ें। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो हैं वो इसमें अनुच्छेद 32 को, मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, अब देखिए कि मूल अधिकार, ये आपका मूल अधिकार हो गया, ये भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है। अब आइए नीति निर्देशक। अच्छा हाँ, मूल अधिकार में एक चीज और, मूल अधिकारों की संख्या कुल 7 थी। ठीक है, इसकी संख्या अब वर्तमान में 6 रह गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। तो इसके तहत मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। एक बात और इसी समय पढ़ लीजिए, एक बात ध्यान रखिए, जितनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ये समझ लीजिए कि चैप्टर का इंट्रो दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये सब डिटेल होना है। तो इसमें ये ना सोचिएगा कि इतना ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन टाइप का विशेषता। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। लेकिन और 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था, है ना। संपत्ति का अधिकार ये हटाकर धारा 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया था। विधि, ये क्वेश्चन बहुत आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन धारा 370 जो अभी हाल ही में हटाया गया है, जब धारा 370 समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, तो अब वहां भी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब वहां भी मूल अधिकारों की संख्या 6 ही रह गई है। ठीक है, अब आइए नीति निर्देशक तत्व, संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है, इसको कहेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी हम बता चुके हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। इसके अलावा ये नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की। ठीक है, ऑस्टिन ने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था कि ये जो है राज्य की आत्मा है। ठीक है, राज्य की आत्मा, संविधान की आत्मा नहीं, राज्य की आत्मा। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अब आइए इसके बाद है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये भी हम बता चुके हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 का में है। कहां से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया था सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ से, जो वर्तमान में रूस कहलाता है। एक स्वर्ण सिंह थे, स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में
लागू किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट के आधार पर, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो मूल कर्तव्य जब शामिल किए गए थे, मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में एक बढ़ गया, हो गया 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको नोट कर लिया होगा, चाहिए इधर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है। और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत ये एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या था ये? कि इसमें कहा गया था कि भाई अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये मूल कर्तव्य 11वां हो गया था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत मूल कर्तव्य में भी अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ना। तो वो मोहनी जैन बनाम भारत सरकार, इसको हम अभी आगे डिटेल में मूल कर्तव्य मूल अधिकार में पढ़ाएंगे, उसमें जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको हम लोग बड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये हो गया आपका मूल कर्तव्य। अब आ जाइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपात उपबंध। आपात उपबंध को हमने वैसे तो बताया था, लेकिन उसमें कुछ चीजें बड़ी विस्तृत रूप से देखिएगा। जैसे आपात उपबंध क्या है? आपात उपबंध, देखिए ये पहली बात तो जर्मनी से लिया गया है। 3 अनुच्छेद 352, 356, 360। 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 बार लग चुका है। 356 के तहत राज्यों में आपातकाल, राज्यों में लगता है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये भारत में कभी भी नहीं लगा है। ठीक है। ईश्वर न करे कभी किसी भी प्रकार का आपातकाल लगे। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल तो लगा ही नहीं है। ये 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल, डिटेल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर यहीं पर एक चीज और हम लोग देख लें कि आपातकाल लगता है, जैसे कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, ये तो जानते ही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। ठीक। और शक्तियों को बांटा भी गया है। ठीक है। तो अब देखिए शक्तियों को बांटा गया है कैसे? ये केंद्र सरकार है ना, और ये सब राज्य सरकार है, सारी राज्य सरकार है। केंद्र सरकार की शक्तियां अलग, राज्य सरकार की शक्तियां अलग, और जो केंद्र और राज्य में नहीं है, जो दोनों में है, वो समवर्ती शक्ति हो गई। केंद्र सूची के विषय अलग हो गए, राज्य सूची के विषय अलग हो गए, और समवर्ती सूची के विषय अलग हो गए। तो देखिए केंद्र सरकार के विषय जब शुरुआत में थे तो 97 थे। ठीक है। इसके बाद आ जाइए राज्यों के, राज्य के विषय जो थे वो 97, 61 और इसके 47 थे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में देखिए इसके हो गए हैं वर्तमान में 100, इसके हो गए हैं वर्तमान में 52, और इसके हो गए हैं 56। ठीक है। मतलब इनके बढ़ गए, इनके बढ़ गए, इनके घट गए हैं। ठीक है। तो ये पहले थे 97, 47 और 61, वर्तमान में 100, 52 और 56। ठीक है। यानी समवर्ती सूची के विषय बढ़ गए हैं। समवर्ती सूची हम बता चुके हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे अपनी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में मतभेद हो तो केंद्र का कानून माना जाएगा और राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कुछ चीज़ें रिपीट भी कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे समवर्ती सूची हम लोगों ने लिया, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया है। ठीक है ना, बताया था। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप देख लीजिए, हाँ यहीं से आपात उपबंध बता रहे हैं। मान लीजिए आपातकाल लग जाए, तो आपातकाल लगने में ऐसे तो विषयों को बांटा गया है,
लेकिन आपातकाल लग जाता है अगर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपातकाल लगने की स्थिति में सारे विषय जो है केंद्र की ओर चले जाएंगे, ठीक है, और ये सब जो है केंद्र के पास पहुंच जाएगा, मतलब सारे विषय केंद्र के पास चले जाएंगे, और इस तरीके से शक्तियां जो हैं जो राज्यों में बटी थी वो केंद्र की ओर चली जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि आम दिनों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, लेकिन विशेष दिनों में शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए जब आपातकाल लागू होता है, मान लीजिए राज्यों में आपातकाल है, किसी राज्य में आपातकाल लगा है 356 के तहत, तो भाई उस राज्य का बजट कहाँ पेश किया जाएगा, तो उस राज्य का बजट लोकसभा में पेश होगा, और कौन पेश करेगा, भाई वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपातकाल लगता है तो आपातकाल के दौरान राज्यों का बजट या राज्य की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है और केंद्र सरकार उस शक्ति का प्रयोग करती है। तो आपका हो गया कि ये आपका आपातकाल हो गया। अब आ जाइए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो कि आज की तारीख में जब हमारा देश लोकतंत्र है, ये हुआ कि भाई लोकतंत्र में शक्ति तो जनता के पास होती है, तो अंतिम बिंदु तक, अंतिम व्यक्ति तक शक्ति पहुंचे, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्या कहा गया था, पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में बहुत डिटेल करेंगे। ये भारत में जब लागू हुआ था चोल काल में, दक्षिण भारत में चोल राज्य था, तो वहाँ पर इसको लागू किया गया था, और वो वही पंचायती राज विस्तृत रूप से आज की तारीख में है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1993 में इसको लागू किया गया था, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। और इसी समय 74वां, 93 में ही 74वां, इसके तहत नगर निगम प्रणाली, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था को 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम प्रणाली, इसको स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन। पूरे विश्व को देन एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि चोल काल में, चोल साम्राज्य जो था, तो उसमें ग्राम स्तर तक इस चीज को लागू किया गया था कि शासन बिल्कुल निचले स्तर तक आए, ग्राम स्तर तक आए। उसी चीज को अभी भी स्वीकार किया गया है, उसी प्रणाली के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, और इसको पंचायती राज व्यवस्था तो पूरा चैप्टर ही है, तो इसको जो है हम लोग आगे चलकर देख लेंगे। ये आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी भी विशेषताएं मुख्य हैं वो सारी हमने आपको बता दिया। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमने जितनी चीजें बताई हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इनको हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर रहे होंगे और बार बार इसको सुने, बार बार अध्ययन करें। और दूसरी चीज़ है कि अगला जो हम शुरू करेंगे, तो एक तो ज्योग्राफी हमको शुरू करना है, ठीक है, ज्योग्राफी मैम शुरू करेंगे, कुछ पार्ट ज्योग्राफी का हम भी देख लेंगे, और इसके अलावा से मेन पार्ट मैम ही देखेंगी। और दूसरा जो ज्योग्राफी के अलावा अगला, कुछ बच्चों ने मांग की कि भाई चूँकि इकोनॉमिक्स में बैंकिंग की मांग कर रहे हैं, बैंकिंग आप पढ़ा दीजिए, पेपर नज़दीक है, अभी तो यही लग रहा है पेपर काफ़ी करीब है, तो बैंकिंग का चैप्टर अगले उसमें हम आपको बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे। और फिर जैसे जैसे आप सुझाव लगातार देते जा रहे हैं, जिसका जो चैप्टर कमज़ोर है आप बताएं, उसी तरीके से हम चलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ाना है मुझे, और एंशिएंट हिस्ट्री भी हम शुरू कर देंगे। एंशिएंट है, मेडिवल है, विश्वास रखिए लॉकडाउन पीरियड में जितने अच्छी तरीके, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो हम उसी तरीके से जैसे क्लास में पढ़ाते रहें, एक एक चीज़ समझा के पढ़ाते रहेंगे क्लास में। और यहाँ अंतर बस इतना है कि क्लास में जैसे हम सुन लेते हैं कि आज कल मैंने क्या पढ़ाया था, आज सुनाइए, ठीक है, थोड़ा आप लोग को डांट डपट भी देते हैं, तो आप इसको डांट ही समझिए कि मैं डांट रहा हूँ कि पढ़ाई करिए। धन्यवाद।